हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ आदिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं वेद साइंस फाउंडेशन, एक ऐसा एक्सक्लूसिव यूट्यूब चैनल जहां पर आपको क्वालिटी एजुकेशनल मटेरियल मिलता है, वो भी क्लास 9th और क्लास 10th के लिए। फिलहाल हम क्लास 9th पर हैं, बायोलॉजी कवर कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि है चैप्टर 5th एनसीईआरटी का। हम इस YouTube चैनल पर बच्चों आपको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे। इससे आपको आपके बोर्ड्स में बहुत, आपके एग्जामिनेशन जो आपकी जो नॉर्मल जो एग्जामिनेशन स्कूल एग्जामिनेशंस होती हैं, हाफ ईयरली फाइनल एग्जामिनेशन, उनमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साथ साथ हम इसी वीडियोस, हम इसी पढ़ाई के इस्तेमाल से, इसी पढ़ाई के दौरान आपकी एक फाउंडेशन बनाएंगे, एक फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग बनाएंगे ताकि आप फर्दर नीट के लिए प्रिपेयर हो सकें और फर्दर नीट के लिए आप जब आप अप्लाई करें, आप जब एग्जामिनेशन दे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कंपीट करें। बच्चों जो अगर आपको किसी चीज़ को हासिल करना होता है तो आप जितनी जल्दी शुरू करें, जितनी जल्दी उस चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए फिर अलाइंड वे में प्रिपरेशन करेंगे ना बच्चे, तो सक्सेस की जो चांसेस हैं, जो उसकी प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना बेहतर है ना बच्चे। तो क्लास 9th इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है जहां पर बच्चे खास करके, है ना, टॉपिक्स को नजरअंदाज करते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। सिर्फ उनका ये इंटेंशन होता है कि बस 9वीं पास कर जाओ। पास तो हम करेंगे ही, बहुत आसानी से करेंगे, बहुत हाई स्कोर करेंगे, लेकिन साथ साथ हम कुछ ऐसे नॉलेजेस के साथ आगे बढ़ेंगे जो हमको 11th में आने वाले टॉपिक्स को समझने में काफी आसानी रहेगी। ठीक है बच्चा, आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप क्लास 9th सही ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, 11th में बहुत परेशानी होगी। ये जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, ये सारी चीजें जो आज हम पढ़ेंगे, ये सारी की सारी चीजें आप 11th में भी पढ़ेंगे। उसी का इलाबोरेटेड, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ेंगे। तो इसीलिए जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे, फर्दर एक्सटेंडेड कैसे समझेंगे। ठीक है ना। तो बच्चों हमने इस चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि चैप्टर 5th है एनसीईआरटी का, ठीक है, और क्लास 9th का, ठीक है बच्चा। तो इसका ये हम टॉपिक कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले अपने कुछ वीडियो लेक्चर्स में, है ना, इस वाले सीरीज के फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के क्लास 9th के चैप्टर 5th के सीरीज में हमने सबसे पहले सेल के बारे में स्टडी कर ली, साथ साथ फिर हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करा, सेल वॉल पढ़ लिया हमने साथ साथ, और हमने न्यूक्लियस भी कवर कर लिया था। हमने प्रोकार्योटिक सेल, यूकार्योटिक सेल के बीच में डिफरेंस देख लिया, प्लांट सेल, एनिमल सेल के बीच में डिफरेंसेस देख लिया। तो ये सारी बेसिक चीजें हम देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब लोग जाकर के उस वीडियो को जरूर जाकर के देखें। बेसिकली बच्चे, तो हमने यहां तक कवर कर लिया था। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो हम कवर करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेलीज में बच्चे, ठीक है। तो हमने आपको प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स के बीच में डिफरेंसेस समझाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर इन्वेलप इज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर, ये एक उसको अलग करने वाली, प्रोकार्योट्स और यूकार्योट को बिल्कुल ही डिफरेंशिएट करने वाली एक पार्टिकुलर कैरेक्टर है, जो कि है न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियस के बाहर जो एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ना, उसी को हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। और यही न्यूक्लियर इन्वेलप प्रोकार्योट्स में नहीं होता और यूकार्योट्स में मौजूद होता है, और यूकार्योट्स में ये मौजूद होता है, इसीलिए उसको यूकार्योट बनाता है। ठीक है। तो ये तो बेसिक चीजें थी बच्चे। आज हम कुछ सेल ऑर्गेनेलीज को स्टडी करेंगे और उसकी एसोसिएशन भी चेक करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके आने वाली सीनियर क्लासेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनेंगे और अपने कॉपी पेन को अपने पास रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, है ना, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको नोट कर लेना बहुत बेटर होता है। बायोलॉजी इज अ फील्ड, बायोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें कंसिस्टेंसी चाहिए और आपको नोट्स बहुत जरूरी है बनाना, ताकि रिवीजन में आसानी हो, ठीक है। तो बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आज जो हम सेल ऑर्गेनेली जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ERB कहते हैं इसको, ठीक है बच्चा। जैसे मैं आपको इसकी प्रेजेंस बताता हूं कि सबसे पहले ये होता कहां है। आप ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये आपको पता है, सॉरी क्यों हो रहा है ऐसा, चलिए देखिए। सबसे पहले आपको पता है कि ये तो आउटर मेम्ब्रेन है, इसको कि हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसको क्या कहते हैं हम, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या इसी का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, कई दफा लिख दिया जाता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन था। अब आपको पता है कि इसके अंदर में एक न्यूक्लियस है बच्चा लोग, तो आई होप कि ये तो पता ही है। और न्यूक्लियस के ना बाबू
मैं आपको बताऊं जरा, मैं इसका एक कलर चेंज करूं। देखिए इसके जो न्यूक्लियर के जो बाहर वाला जो रीजन है ना, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है जी, यही तो न्यूक्लियर इन्वेलप है। चलिए न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया बच्चे। इसी न्यूक्लियर इन्वेलप के कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूटी मतलब यहीं से कहीं से है ना निकलता है। ठीक है, यहीं से इस तरह से लॉन्ग, इस तरह से स्ट्रक्चर जो बनती है ना, इसी को तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहां पर भी देख लीजिए इसी के कंटिन्यूटी में जो है बच्चे, ठीक है। तो इस तरह से करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर होता है। इसका प्रेजेंस कहां पर होता है बच्चे, ये कहां पे प्रेजेंट होता है, हमेशा न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के पास, नियर न्यूक्लियस आप लिख लीजिए, नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास होता है। ठीक है, इन कंटिन्यूएशन, इन कॉन्टिन्यूएशन विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन कॉन्टिन्यूएशन विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चा, तो याद रखेगा ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप नहीं समझ पा रहे होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपके न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, तो इस बात का आप बच्चा लोग जरूर ख्याल रखेगा। ठीक है लोग, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये कहां पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है, और ये न्यूक्लियर इन्वेलप के कंटिन्यूअस होता है। इसकी प्रेजेंस समझ में आ गई कि कहां मौजूद होता है। ठीक है बच्चा लोग, अब आगे देख लीजिए। अब बेसिकली इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो आपको पता है ना कि ये लॉन्ग सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, है ना, लॉन्ग सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कहते हैं इसको, लॉन्ग सैक लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये तो इसकी स्ट्रक्चर की बात हो गई। ठीक है, लॉन्ग सैक लाइक स्ट्रक्चर। और जो इंटरनल जो स्पेस होता है इसके अंदर ल्यूमेन होता है बच्चे, ये देखिए इसके अंदर स्पेसेस आपको दिख रही है ना, ये जो अंदर जो स्पेसेस हैं इनको हम ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, ल्यूमेन। स्पेसेस होता है, स्पेसेस इनसाइड, इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारी जो स्पेसेस हैं, देखिए ये सारी जो बच्चा लोग जो ये स्पेसेस, ये जो स्पेसेस है ना बच्चा, ये जो जगह आपको दिख रही है, ये जो जगह दिख, इसी को हम ल्यूमेन कहते हैं। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये इसके स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब हम आ जाते हैं ये इसके बेसिकली टाइप्स के बारे में। तो जब हम इसके टाइप्स की डिस्कशन करेंगे, टाइप्स के बारे में डिस्कस हम कर लेते हैं। टाइप्स की जब हम डिस्कस करेंगे तो बच्चा लोग देखेगा कितने टाइप होते हैं। इसका बेसिकली बच्चों दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दो तरह का बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वन इज स्मूथ एंड अनदर वन इज रफ। स्मूथ का मतलब इसलिए है कि ये बिल्कुल स्मूथ होता है, ठीक है, और रफ का मतलब ये है कि इसके ऊपर ना, इसके ऊपर जो है बच्चा लोग ये एक छोटे छोटे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, जिसको कि हम क्या कहते हैं बच्चा लोग, इसको हम कहते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। ठीक है, और यही राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जब प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जब प्रेजेंट होता है तो उसको एक रफ सा कैरेक्टर देता है ना। जब आप उसको माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम उसको देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जो बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाई कर पाए। यही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब हम ढूंढे, जब जब इसका इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद ही हम इतने छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेलीज को स्टडी कर पाए, नहीं तो हम इतना देख ही नहीं पाते थे। नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम सेल देख सकते थे, सेल के भी अंदर हम अगर झांकना है तो और ज़्यादा मैग्नीफाई करना पड़ेगा ना, और ज़्यादा उसको बड़ा करके देखना पड़ेगा तभी जा। तो ऐसे करके आप मैग्नीफाई करते हो ना अपने फ़ोन में, ऐसे चीज़ों को ऐसे तो चीज़ों को बड़ा, कुछ चीज़ों को देखना होता है तो ऐसे करके उसको और कर देते हो ना, मैग्नीफाई, एनलार्ज करते हो ना। तो ये मैग्नीफाइंग का मतलब क्या होता है, एनलार्ज हो जाती है इमेज, जो दिखता है आपको वो बड़ा हो जाता है। तो ज़्यादा जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतने अंदर की छोटी छोटी चीज़ें भी दिखेंगी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है कि बहुत ज़्यादा एनलार्ज करता है और सबसे छोटी छोटी चीज़ों को भी पढ़ने में, देखने में आसानी करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ तब जाके हम इन सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में समझ पाए, ठीक है, और अच्छे से समझ पाए, जान पाए। तो बेसिकली बच्चों को समझ में आ गया है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज स्मूथ एंड अनरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया, ये सारी चीजें हो गई, आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंस कहां पर है और इसका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम एक एक करके देखते हैं बच्चे कि इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है बच्चा लोग, आई होप कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को इसका फंक्शन पता होगा। अगर आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें बच्चे, तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है और यही राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है।
प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन के सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। तो राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और ये राइबोसोम्स कहां प्रेजेंट है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो इसीलिए आप कहते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, किस चीज में हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, ये तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चा लोग, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो इनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होता, लेकिन ये लिपिड सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? लिपिड सिंथेसिस करते हैं। लिपिड क्या होता है? फैट होता है ना बच्चे, फैट। ठीक है, तो ये फैट की सिंथेसिस करते हैं, लिपिड की सिंथेसाइजेशन होती है। यहां तक कोई कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी है तो सवाल करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में हमारे से। ठीक है, तो बेसिकली वी हैव गॉट द फंक्शन ऑफ रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां तक बच्चों को बात आई होप कि जरूर समझ में आ गई होगी। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज में हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। और एक्चुअली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंस किसका है? राइबोसोम का। तो राइबोसोम बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और यही राइबोसोम बच्चा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। डायरेक्टली करता नहीं है, वो हेल्प करता है, क्योंकि राइबोसोम उसी के ऊपर तो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करता है, फैट सिंथेसिस करता है। तो आपको पता है ना बच्चे कि जो हम जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने आपको क्या बताया था? लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। कौन सा लिपिड होता है? उसको हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देखिएगा जरूर जाकर के, उसको हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। ठीक है, वो यही सारे लिपिड्स होते हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं, और फिर यहीं से उसको ले जाया जाता है कहां पर? सेल मेम्ब्रेन के पास, ताकि वहां डिपॉजिट करके फिर सेल मेम्ब्रेन बनता है। तो सेल मेम्ब्रेन तो है, न्यूक्लियर इनवेलप में भी जो मेम्ब्रेन था बच्चे, वो भी यही फॉस्फोलिपिड्स तरह से ही बना हुआ होता है, लिपिड से ही बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहां तक बच्चों को बात समझ में आ गई, फंक्शन समझ में आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा कवर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं किन चीज के ऊपर? गोल्जी अपैरेटस के ऊपर। ठीक है, कैमेलियो गोल्जी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, कैमेलियो गोल्जी। ठीक है, इनका नाम आपने सुना होगा, एक साइंटिस्ट है। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था बच्चे, किसको डिस्कवर किया था? एंडोप्लाज्मिक गोल्जी अपैरेटस को। ठीक है, और उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के रेस्पेक्ट में आज भी हम उस सेल ऑर्गेनेली को गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट नाम है, या आप उसको गोल्जी अपैरेटस बोल लीजिए, अपैरेटस बोल लीजिए, या उसको कॉम्प्लेक्स बोल लीजिए, या उसको गोल्जी बॉडी बोल लीजिए। ये तीनों सेम एक ही का नाम है। ठीक है बच्चा, अब जैसे मैं इसका एक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं। ये आपको पता है कि आपका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर में आपका ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के कंटिन्यूटी में, न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर इन्वेलप है जी। और न्यूक्लियर इन्वेलप के कंटिन्यूटी में आपको पता है कि क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट है, और यहीं इसके पास में ही कहीं पर आपको देखिएगा ये एक इस तरह के सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद मिलेंगे, फ्लैटेंड डिस्क शेप स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं फ्लैटेंड डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इस तरह का आपको स्ट्रक्चर्स दिखेगा, ये फ्लैटेंड डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्लैटेंड डिस्क शेप स्ट्रक्चर। सॉरी, डिस्क शेप तो मत ही गई, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर कह लीजिए, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लैटेंड सैक लाइक, बोरे की तरह सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और बेसिकली बच्चों इसको जो ये सिंगल, इसको कहते हैं हम सिस्टर्ने। क्या कहते हैं? सिस्टर्ने। इंडिविजुअली जो ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो इंडिविजुअल फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम सिस्टर्ने बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने बोलते हैं ना, याद रहेगा ना, सिस्टर्ने। चलिए, अब बेसिकली मैं आपको बता दूं गोल्जी का कहां पर प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में ही होता है, नियर द न्यूक्लियस आप कह लीजिए, नियर द न्यूक्लियस ही कह लीजिए, है ना, नियर द न्यूक्लियस। आप इसमें लिखिए नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में होता है ये, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें ध्यान रहे बच्चे, इसका 2 फेसेस हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपने देख लिया है, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इंडिविजुअली फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम, इन्हीं सैक लाइक स्ट्रक्चर को सिस्टर्ने कहते हैं। क्या कहते हैं?
सिस्टरने, इसका बेसिकली दो फेसेस होता है, फेसेस, चेहरे, इसके दो चेहरे हैं, ठीक है। तो पहला जो एक चेहरा है वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ फेस्ड है, तो उसको कहते हैं हम सिस फेस। क्या कहते हैं? सिस फेस। और जो सबसे दूर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उस वाले फेस को हम कहते हैं ट्रांसफेस। क्या कहते हैं बच्चा लोग? ट्रांसफेस। तो सिस फेस और ट्रांसफेस आपको पता चल गया। गोल्जी अपैरेटस का वो हिस्सा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ फेस्ड होगा तो वो सिस फेस कहलाता है, और जो जो सबसे दूर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो उसका ट्रांसफेस होता है। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिस फेस समझ में आ गया, ट्रांसफेस समझ में आ गया, और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और इनको फाइंड आउट कैमेलियो गोल्जी ने किया था। चलिए इसके फंक्शन की हम बात कर लें बच्चा। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है ना कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और साथ साथ स्मूथ वाला जो है, जैसे आपको इसका मैं थोड़ा रफ बना दूं इसको, और साथ साथ एक ये आप देख लीजिए भाई, ठीक है, स्मूथ वाली भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये स्मूथ वाली है, ये रफ वाली है। स्मूथ वाली आपको क्या बना रही है? लिपिड बना रही है, ठीक है, और ये वाली प्रोटीन बना रही है, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन। अब यही दोनों जो बच्चे लिपिड और प्रोटीन होता है ना, इस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इस सिस फेस में एंटर करता है, सिस फेस में एंटर करता है, फिर ये डिफरेंट सिस्टरनेस से होते हुए ट्रांसफेस तक आता है, और इसी दौरान इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस भी होती हैं, ठीक है। तो गोल्जी अपैरेटस का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है टू एक्सेप्ट प्रोटीन synthesized फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोटीन और लिपिड, सॉरी यहां प्रोटीन के साथ लिपिड भी आप लिख लीजिए, प्रोटीन और लिपिड दोनों ही जो यहां से सिंथेसाइज हुए वो सिस फेस से एंटर करेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। सिंथेसाइजेस फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट सिस फेस से एंटर करता है, ठीक है। अब देख लीजिए दूसरा क्या है, दूसरा क्या फंक्शन है उसका? दूसरा फंक्शन यह है कि उसके अंदर मॉडिफिकेशन करता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करता है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। वो प्रोटीन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हुआ था, और एंड प्रोटीन एंड लिपिड, ये प्रोटीन एंड लिपिड का क्या करता है? मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है। मॉडिफाइड कर लेने के बाद फिर ये फाइनली, है ना, ट्रांस फेस पे लाया जाता है, और वहां पर इनकी पैकेजिंग होती है। इन्हीं वाले जो प्रोटीन है ना, जो कि जिसकी मॉडिफिकेशन हुई, उन्हीं की पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग कैसे होती है? इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स के फॉर्म पे होती है, वेसिकल्स के फॉर्म पे, ठीक है। पिछले वाली इमेज पर हम आते हैं, तो यहां से बच्चों ना ये गोल गोल स्ट्रक्चर आप देखेंगे इसी ट्रांस फेस से, है ना, निकलता है। इसी के अंदर प्रोटीन, इसी के अंदर लिपिड, है ना, प्रोटीन और लिपिड को इसी वेसिकल्स में पैक करके अपनी अपनी जगह पर भेज दिया जाता है। तो अल्टीमेटली आपको इसका फंक्शन समझ आया बच्चे कि ये पैकेजिंग में हेल्प करता है, ठीक है, साथ साथ मॉडिफाई भी करता है। हालांकि ये क्या मॉडिफिकेशन करती है, कैसे करती है, ये आपको सीनियर क्लासेस में बताया जाएगा। खास करके आप इतना जान लीजिए कि गोल्जी अपैरेटस का मेन काम पैकेजिंग का है, और पैकेजिंग कौन सा पैकेजिंग? वेसिकल्स के फॉर्म पे उनको पैकेज करके अपनी अपनी जगह पर, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, जहां जहां जिसकी जरूरत है वो उसको वहां वहां पहुंचा देता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बेसिकली आपको समझ में आ गया है, ठीक है। गोल्जी बॉडी बच्चे लोगों को समझ में आ गया है। आई होप के बच्चे लोगों को गोल्जी बॉडी समझ में आ गया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया है, ठीक है। कुछ और है बताने के लिए यहां पर? चलिए, तो यहां तक बच्चों को समझ में आ गया, पैकेजिंग हो गई। और पैकेजिंग एट ट्रांसफेस जो है वहां पर बेसिकली पैकेजिंग होती है, और पैकेजिंग किस फॉर्म पे होती है? वेसिकल्स के फॉर्म पे पैकेजिंग होती है, और वेसिकल्स ही, है ना, फिर उसके बाद जो है वो ट्रैवल करता हुआ कहां पहुंचता है? जहां उसको ये प्रोटीन, जिसके अंदर जो वेसिकल्स के अंदर तो प्रोटीन या लिपिड होता है, स्टोरेज है ना, ये तो कैरियर है, ये जिसके अंदर जो चीज है, जहां जिसकी जरूरत है वहां ले आके उसको वो पहुंचा देता है। दैट्स इट। गोल्जी कॉम्प्लेक्स हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। फाइनली बच्चा एक छोटा सा टॉपिक है और, जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम्स, है ना, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम, ठीक है। ये बेसिकली मैंने पहले भी आपको बताया था कि दीज आर वेरी मच स्पेसिफिक टू दी एनिमल सेल, और आपको पता है कि ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है ना, ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और एनिमल सेल की बात की जाए तो लाइसोसोम भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है।
जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस, ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है ना, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। तो ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके पास ना बच्चे, इसके अंदर लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। यही एंजाइम्स बच्चे ना डाइजेशन का काम करते हैं। ये वही हाइड्रोलाइटिक, देखिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में कौन कौन सा होता है? एक तो अमाइलेज आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोलिटिक अमाइलेज पढ़ा होगा। अमाइलेज आपने पढ़ा है ना कि आपके सेलेवरी अमाइलेज होती है, डाइजेशन पढ़ा होगा आपने, उसमें स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो अमाइलेज है। उसके बाद लाइपेज है, हाइड्रोलिटिक लाइपेज। हाइड्रोलिटिक लाइपेज, लाइपेज मतलब जो फैट को तोड़ता है बच्चा, उसको लाइपेज कहते हैं। जो लिपिड को तोड़ेगा वो लाइपेज कहलाएगा, जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को तोड़ेगा वो अमाइलेज कहलाएगा, ठीक है जी। और फाइनली एक और होता है भैया प्रोटीएज, ठीक है बच्चा। इस प्रोटीएज के बारे में भी जान लीजिए। ये प्रोटीएज बच्चे क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम, अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज, ये प्रेजेंट होता है लाइसोसोम में, ठीक है बच्चा। और बेसिकली क्या होता है ना कि जब भी कोई चीज बाहर से लाई जाती है, कोई मानो कोई खराब चीज जो उसको डाइजेस्ट करना है, सेल के अंदर बहुत सारी वेस्टेज भी होती हैं, उन्हीं वेस्टेज को इन्हीं लाइसोसोम्स में ला करके पहुंचा दिया जाता है, ताकि वहां पर ये सारे में से कोई एक एंजाइम एक्ट करके उसको डाइजेस्ट करके खत्म कर दे, ठीक है, रिसाइकल कर दे, ठीक है। इसको बच्चे हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। और इसको सुसाइडल इसलिए कहते हैं ना बच्चे कि जब सेल को लगता है कि इसकी सर्वाइवल मुश्किल है और ये सर्वाइव नहीं कर सकता, तो फिर ये क्या करता है ना कि सेल को एक सिग्नल भेजता है और लाइसोसोम को बोलता है कि तुम फट जाओ। और तुम फट जाओगे जैसे, तो आपके अंदर, आपको पता है कि इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, है ना, जो अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएजेस होते हैं। तो ये पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं और इसी तरह से सेल की डेथ हो जाती है, सेल खत्म हो जाता है, ठीक है बच्चा। तो दिस इज व्हाई वी कॉल लाइसोसोम एज अ सुसाइडल बैग, बिकॉज दे हैव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लाइक एज अमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएजेस इनसाइड देम, है ना, जो कि अगर बर्स्ट कर जाए, अगर बर्स्ट करता है तो वो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देता है, दैट मींस सेल को मार देता है, खत्म कर देता है। दैट्स व्हाई वी कॉल लाइसोसोम एज अ सुसाइडल बैग। लेकिन अपने आप से ये फट नहीं जाता, सेल को जब लगेगा कि नहीं अब बचना मुश्किल हो रहा होता है तो ये सुसाइड कर लेता है। तो ये लाइसोसोम को बोलता है कि अब तुम बर्स्ट कर जाओ, तुम फट जाओ। तो फट जाएगा तो ये सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स निकल जाएंगे और पूरा सेल जो है, सेल बना हुआ किन चीजों से? यही कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट से बना होता है। इन सारी चीजों से वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा और सेल जो है वो खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई है बच्चा लोगों को? बात समझ में आ गई है? चलिए बच्चा लोग, अब सिंस हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ लिया, हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स गोल्जी बॉडी समझ में आ गया हमें, और लाइसोसोम्स भी समझ में आ गया, ठीक है बच्चा। चलिए एक और टॉपिक है वैक्यूल के बारे में, मैं आपको बता दूं कि ना वैक्यूल भी समझ ही लीजिए एक बार। वैक्यूल बच्चा है ना आपको, ये बेसिकली सिर्फ प्लांट में नहीं होता है, एनिमल और प्लांट दोनों में होता है। एनिमल में ना ये स्मॉलर होता है, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, और प्लांट में ये काफी बिगर साइज के होते हैं। इतने बड़े साइज के होते हैं कि ये करीब 90% तक जो सेल का हिस्सा है वो इसी वैक्यूल को कवर कर लेता है, ठीक है। वैक्यूल भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन नहीं होगा तो कैसे होगा, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चा। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के साथ साथ इसका मेन काम क्या है बच्चा? इसका मेन काम स्टोरेज है ना। ये स्टोर करता है, क्या क्या स्टोर करेगा? कभी प्रोटीन भी स्टोर करता है ना, कभी कभी वेस्ट के मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है ना, वेस्ट के मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। तो बेसिकली इसका यही काम है, ठीक है। और कभी वाटर भी स्टोर करता है, ठीक है। तो बेसिकली यही मेन फंक्शन है वैक्यूल्स का। अब इस टॉपिक को खत्म करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जिसको कि हम कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं बच्चा। इसको एक बार बड़ा ध्यान से समझिएगा, बस छोटा सा टॉपिक है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था ना बच्चे, जहां पर क्या सिंथेसाइज हुआ? प्रोटीन, ठीक है। और साथ साथ क्या सिंथेसाइज हुआ? लिपिड सिंथेसाइज हुआ। प्रोटीन कौन कर रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड कर रहा है। ये दोनों चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आती है गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी में इनका बेसिकली मॉडिफिकेशन होता है और इनकी पैकेजिंग होती है। किसके अंदर? वेसिकल्स के अंदर। वेसिकल्स के अंदर इनकी पैकेजिंग होती है, ठीक है। पैकेजिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद यही पैकेजेस, यही वेसिकल्स बच्चे कहां पे पहुंचा दिए जाते हैं? अगर मान लिए लिपिड का इस्तेमाल सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, सेल मेम्ब्रेन में चाहिए,
तो ये वहां तक पहुंचा दिया जाता है। यही वेसिकल्स फिर ट्रैवल करता हुआ सेल मेम्ब्रेन तक आ सकता है, या हो सकता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे ही पहुंचा दिया जाए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी जहां जहां पर जिसकी जरूरत होगी उसको वहां पर पहुंचा दिया जाता है, ठीक है जी। या हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कि हमें खत्म करना है, तो वो पैकेजिंग होते हुए कहां पर पहुंच जाएगा, हो सकता है लाइसोसोम्स तक भी पहुंच जाए, लाइसोसोम्स भी पहुंच जाए। अगर स्टोरेज करने की बात हो जाएगी तो वो हो सकता है वैक्यूल में पहुंचेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इनके फेट्स होते हैं। ये चीजें यहां पर सिंथेसाइज हुई, यहां पर पैकेजिंग हुई, और यहां न्यूक्लियर एनवेलप, सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम और वैक्यूल्स तक पहुंचाई गई। तो ये काइंड ऑफ सिस्टम सा बन गया ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हुई। यहां फैक्ट्री हो गया, ये किस्म का फैक्ट्री हो गया। इसी फैक्ट्री में यहां पर पैकेजिंग हो रही है और ये सारे यूजर्स हैं, तो ये पैकेजिंग होकर के यहां भेज दिया चला जा रहा है, ठीक है। तो इसी के सिस्टम को, यही सेल के अंदर जो ये एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए सबसे पहले गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी से फिर जहां जहां पहुंचना है वेसिकल्स के थ्रू पैकेजिंग होते हुए अपनी अपनी जगह पहुंच जाना, इसी को हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सो आई होप बच्चों को हमारा ये टॉपिक जरूर समझ में आया गया था। हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 5 एनसीईआरटी क्लास 9। हमने कवर किया है आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने कवर किया गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, और कुछ पढ़ा हमने वैक्यूल्स के बारे में। फाइनली हमने कंक्लूड करा है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से। आई होप कि बच्चों को ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आई वुड रिक्वेस्ट, हम हर एक बच्चों से जो हमारे इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, सो दैट ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे बेनिफिटेड हो सके, ठीक है। सो आप हमारे साथ हमारे इस वीडियो में अभी तक बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।